पर पीटीआई अपनी मर्जी की स्पिन देना शुरू करती है, तो फिर इस तरह के वाकयात आते हैं जो ब्रैड शर्मन को फिर वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देकर उससे पीछे हटना पड़ा, और उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से बात जरूर हुई है लेकिन मैंने कोई उनकी हिमायत नहीं की, बल्कि मैं तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर खुद जो है वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी आवाज उठाता रहा हूं। सो इमरान खान साहब को भी अंदाजा है कि शायद ये इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ही जाके होंगे, अक्टूबर में पहले नहीं हो सकते उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, क्योंकि देख कानून को फिर ये जो हमारी सो कॉल्ड मजहबी जमातें हैं और सियासी जमातें हैं, इन्होंने भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। और यही वजह है कि इस बयान के बाद आपने देखा कि इनका ख्याल था कि 10-12 कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो हैं वो और बयान देंगे, लेकिन वो रुक गए हैं अभी। लेकिन अमेरिकन बचा था, उसको किसी घर की बेल गलत बजाने पर, उसने गलती से बजा दी, शरारत भी नहीं की थी, घर के अंदर से किसी ने गोली मार दी और उसकी जान चली गई। मतलब Washington Night Show with Asim Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का दिन अवैस सलीम के साथ। अवैस साहब, पाकिस्तान की खबरें अब हर घंटे भी नहीं बल्कि हर मिनट पे कुछ ना कुछ चेंज हो रही होती है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो कहीं न कहीं रमज़ान के महीने में भी जो है वो इन तमाम खबरों को लेके सोशल मीडिया के साथ ज़बरदस्त किस्म की बहस चल रही होती है। तो सबसे पहले नाज़रीन, सवालात तो बहुत सारे लेकिन टाइम कम है, तो हम सबसे पहले पूछेंगे कि ये जो 21 अरब की कहानी है, ये टेनिस के बॉल की तरह इधर से जजेस के बाद, जजेस से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से फिर जजेस के पास। तो ये बताइए ये गेम कब तक चलता रहेगा? और एक और चीज़ बताइएगा कि जो अमेरिकन सेनेटर से भी खतूत लिखवाए गए थे कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो। जी शुक्रिया आसिम, आपने अपनी तमहीद में यह कहा कि पाकिस्तान में चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हैं। मुझे उससे ख्याल आया, चंद दिन पहले हमारे एक दोस्त जो एक मीडिया के इदारे से वाबस्ता है, बड़ी सीनियर पोजीशन में, वो मुझसे पूछ रहे थे कि ईद पर क्या किया जाए, हम ईद पर अपनी कवरेज किस तरह की करें, क्या सारी कवरेज सियासत से हटाकर जो है वो उस तरफ ले जाएं, ईद और उससे मुतल्लिका पैकेजेस और खबरें करें। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखें, आपका मकसद तो अपने जो सारिफीन हैं, देखने वाले हैं, उनको एंटरटेनमेंट फराहम करना है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे लगता है कि सियासत जो है वो हर तरह की एंटरटेनमेंट को क्रॉस कर गई है, क्योंकि कई लोग तो हॉरर फिल्मों से भी जो है वो एंटरटेन हुआ करते हैं। तो हमारे यहाँ भी कुछ इसी तरह का मामला है, उस सियासत में एक्शन भी है, ट्रेजेडी भी है, हॉरर भी है, और लोगों को ऐसा लगता है कि उसका चस्का पड़ गया है। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो आपने जिस खबर की बात की है कि 21 अरब रुपए का मामला जो है वो इस वक्त फंसा हुआ है, वो एक जमाने में एक फिल्म आई थी सवाल 10 करोड़ का। अब ये जो सवाल है ये 21 अरब रुपए का बन गया है, और उस सवाल की जो तौजीहात हैं, जो जवाब हैं, वो हर कोई अपनी अपनी मर्जी के देने की कोशिश कर रहा है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ चीजें जितनी उलझी हुई हैं ना, इसका कोई एक वाज़ेह जवाब नहीं है। मसलन ये कि जब पार्लियामान ये कहती है कि जी हम जो है अपनी मर्जी से इंतखाबात कराएंगे, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें इस हवाले से कोई डिक्टेट नहीं कर सकती, हमने तो कानून बना दिया है और पार्लियामेंट ने कह दिया है कि हम अपने वक्त पे अक्टूबर में जाके कराएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि जी उस कानून के तहत जो चीफ जस्टिस की इख्तियारात हैं उनको महदूद करने का भी उन्होंने जो है वो लेजिस्लेशन की है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस वक्त जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन अ, दूसरा सवाल हुकूमत से ये भी पूछा जाना चाहिए कि अगर फर्ज करें कि उनके ज़हन में ये ना होता कि हमारी इलेक्शन में ताखीर करने की कोशिश को अदालत जो है वो रद्द कर सकती है, तो क्या वो इस तरह की कानून साजी करते? ये बात बिल्कुल ठीक है। सो और ये सवाल हुकूमत से पूछा जाना चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि उस इंटेंट को भी क्वेश्चन कर रही है अदालत। अब दूसरी तरफ अगर हम अदालत में चले जाएं तो उनके अपने ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। वो एक हम ख्याल जजेस का ग्रुप बन गया है, जो उमर अता बंदयाल साहब हमारे चीफ जस्टिस हैं,
उनके साथ है। दूसरा एक हम ख्याल ग्रुप है जो काजी फायज ईसा के साथ है, उनकी आपस में नहीं बनती, उसकी वजह से वो जो एक खलीज पैदा हो रही है उसका फायदा पीटीआई उठाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो उसको इस्तेमाल कर रही है। अब एक इदारा जो अपने अंदर उस खलीज को दूर करने के काबिल नहीं है और वो अपने मखसूस जजेस का बेंच बनाकर उमर अत्ताब बंदयाल साहब जो है वो फैसले दिए चले जा रहे हैं पीटीआई के हक में, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आप अपने जिस इदारे के आप सरबराह हैं उसके मामलात को तो आप ठीक कर नहीं सकते, तो पूरे मुल्क में इस वक्त जो एक नफरत की और तकसीम की फजा है उसको आप कैसे ठीक कर लेंगे इन फैसलों से। चले फर्ज करें कि 21 अरब रुपए मिल भी जाते हैं उनके कहने पर, अव्वल तो ये क्वेश्चनेबल है कि क्या डायरेक्ट इस तरह से पैसे इशू करने का कह सकती है अदालत या नहीं, लेकिन फर्ज करें कि अगर उन्होंने कह भी दिया और मैं जाती तौर पर ये मानता हूं कि ठीक है, अगर आईन में ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होने चाहिए तो होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक दफा ये रास्ता खोल देंगे कि जी ठीक है अगर ये हुकूमत नहीं करवाती 6 महीने तो उसके बाद करवा ले, फर्ज करें उसके बाद वो कहते हैं हम 2 साल और नहीं कराते, फिर आप क्या करेंगे। ये तो वो काम है जो डिक्टेटर्स आमतौर पर हमारे यहाँ किया करते थे, सिविलियन हुकूमतों ने कभी नहीं किया। लेकिन अगर पैसे फर्ज करें जारी भी हो जाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि इंतखाबात जो हैं वो हो जाएंगे, क्योंकि जो है उस पैसे को किसी ने इस्तेमाल करना है, उसका जो है वो सिक्योरिटी किसी ने फराहम करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने फराहम करना है, ये जो अमला है वो कहीं ना कहीं से आना है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं इसके अंदर जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म देने से हल नहीं हो जाएंगे जब तक वो इदारे ताउन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ हुकूमतों को आम तौर पर इस तरह के कामों पर मजबूर करने के लिए या अदालत होती है या फिर फौज होती है, और इस वक्त ऐसा लगता है कि फौज अपना वजन जो है वो हुकूमत के पलड़े में डाल रही है। सो मुख्तलिफ एंगल्स से जो ये चीजें हैं वो इतनी उलझी हुई हैं आपस में कि कोई भी जो स्टेक होल्डर है वो पूरा सच नहीं बोल रहा, और मुझे लगता है कि इस बात का शायद इमरान खान साहब को भी अंदाजा है कि शायद ये इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पर ही जाके होंगे, अक्टूबर में पहले नहीं हो सकते उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, क्योंकि देखें ना कि उन्होंने सूबाई असेंबलियां तोड़ी तो इसलिए थी क्योंकि उनका ये ख्याल था कि जी कौमी असेंबली भी टूट जाएगी इसके बाद और उसके नतीजे में पूरे मुल्क में इंतखाबात होंगे और वो इक़्तिदार में वापस आ जाएंगे। वो उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो एक तरह से अब उन्हें जिद भी पूरी करनी है कि मैंने क्योंकि पहले इंतखाबात का कहा था तो मैं इंतखाबात जो हूँ वो वक्त से पहले करवाने में देखें कामयाब हो गया हूँ। वो अपने हामियों को ये नहीं कह सकते कि जी आप जरा 4 महीने इंतजार करें उसके बाद इलेक्शन होंगे, क्योंकि वो जो अपने आप को जिस तरह से पोजीशन करते हैं उसमें फिर वो फास्ट बॉलर वाली जो सोच है उसके अंदर वो फिट नहीं होता कि इमरान खान साहब बिल्कुल, और उनके हामी इंतजार कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल। जो ये है कि अगर फर्ज करें कि ये इंतखाबात 2 सूबों में हो जाते हैं, और 2 सूबों में भी नहीं, अभी तो सारा जोर ऐसे लगता है कि पंजाब पे है। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन होने चाहिए, उसके हवाले से ना अदालत में कोई बात हो रही है ना पीटीआई उस पर फोकस कर रही है। सारा फोकस उनका पंजाब पे है क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से एक मेक और ब्रेक है, जो क्योंकि जो ज्यादा सीटें पंजाब से लेता है वही जाके इवेंचुअली कौमी असेंबली में भी फिर उसको उसका फायदा होता है, वो वफाक में हुकूमत बना सकता है। सो ये सवाल भी उनसे पूछा जाना चाहिए, अदालत से भी और पीटीआई से भी, कि भाई आप आईन के इतने ही दाई बन गए हैं और इतना ही आपको उस पर अमल करवाने का शौक है तो फिर हर जगह करवाएं। ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन जो है वो क्यों हो रही है। सो बड़ी चीजें जैसे मैंने कहा कि उलझी हुई हैं। अब अच्छा, आ जाते हैं ये जो खतूत लिखवाए जा रहे जी, हैं, सेनेटर से राब्ता कर रही है पीटीआई उसकी तरफ। देखें ये एक ओवरऑल लॉबिंग जो है ना या पीआर एक्सरसाइज है इमरान खान साहब की, उसका हिस्सा है, और इस बात का क्रेडिट उनको देना पड़ेगा कि ये जो मीडिया का महाज है, जो नैरेटिव बनाने का सिलसिला है, उसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है इमरान खान साहब ने। पूरे 1 साल से रोजाना वो कहीं ना कहीं खिताब कर रहे होते हैं, मल्टीपल इंटरव्यूज दे रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, मीडिया के ऊपर वो छाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हुआ कि ये सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं
अगर मैंने इक़्तिदार में वापस आना है तो बहरहाल मुल्क के बाहर भी मुझे फ़ज़ा जो है वो अपने लिए हमवार करनी है। उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ जो है वो जो भी तब्दीली आनी है या इंतख़ाबात होने हैं या जिसने वज़ीर-ए-आज़म बनना है उसको अमेरिका की मंज़ूरी चाहिए होगी। अमेरिका हमारे लिए बहुत लिहाज से अहम है। अब हमारे माशी मसाइल हैं, अमेरिका का इन्फ्लुएंस है यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के ऊपर भी। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका से रेमिटेंसेस जाती हैं पाकिस्तान को। अमेरिका से जो है हमारे दिफाई जो पार्टनरशिप है वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टनरशिप है हमारी अमेरिका के साथ। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। फर्ज करें कल को इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो क्या वो ये कहेंगे कि जी नहीं हमारी अमेरिका से कुटी है और हम जो है वो अपने सारे मसाइल खुद ही हल कर लेंगे? इस तरह से नहीं होता। मेरा ख्याल है कि उन्हें इस बात का इदराक होना शुरू हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर है पॉपुलैरिटी उनकी है और उन्हें ये एहसास है कि जब भी कभी इंतखाबात होंगे तो उनके नतीजे में मैं ही वापस इक़्तिदार में आ सकता हूँ। तो अब लेकिन अवैध साहब ये भी तो है कि आप किस यहाँ पर फ़र्ज़ करें ने जो कहा पीटीआई के जो टॉप के जो चंदा देते हैं उनके कारकुनान को कि जी अच्छा ठीक है आपने ये और उन्होंने बयान दे दिया। लेकिन उनको जब हम जैसे लोग ये बताते हैं कि जनाब ये देखें ये इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अमेरिकन रेजिम की वजह से ये मेरी हुकूमत गई है, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से मेरी गई थी हुकूमत गई है। जबकि व्हाइट हाउस ने और स्टेट डिपार्टमेंट ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया था कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद इमरान खान के जलसों में जो है अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। जब इन सब चीज़ों की ब्रीफिंग दी जाती है, बताया जाता है, तो उस पर वो फिर सोचने पे वो कॉमा और फुल स्टॉप लग जाता है कि जी मैंने मेरा दिया हुआ बयान क्या सही था, क्या गलत था? और यही वजह है कि इस बयान के बाद आपने देखा कि इनका ख़्याल था कि 10-12 कांग्रेसमैन और सेनेटर्स जो हैं, वो और बयान देंगे लेकिन वो रुक गए हैं अभी। लेकिन पाकिस्तानी चंद डॉक्टरों के बयानात से एक अपना के एक डॉक्टर हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर आके कहा है कि इसका अपना से कोई ताल्लुक नहीं है और वो कोई सारे डॉक्टर जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस तरह इन्वॉल्व नहीं है, जिस तरह दिखाया जा रहा है। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हम किसी पॉलिटिक्स में नहीं है, हमारा कोई जो वहाँ पर जो भी हम काम कर रहे हैं, वो हमारे तमाम इंसानियत, तमाम पाकिस्तानियों के लिए है। तो ये जो एक गलत एक इंटरनेशनली शुरू कर दिया गया है कि दूसरे मुल्कों में भी पाकिस्तान को जो है एक खत लिख-लिख के बदनाम किया जाए। एक पिटीशन दाखिल की गई थी आज से 2018 में जब हुकूमत आई थी और नवाज़ शरीफ बाहर गए थे और उसमें था कि जी उस के वहाँ से लंदन से जो है इनको निकाला जाए। तो उसपे 1,50,000 पूरे करने थे। इस 4 साल ये 5 साल के अंदर ये 1,50,000 वो नहीं कर पाए। तो ऐसा लगता है कि इनका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि ट्विटर स्पेसेस पे या फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जब हम फ़िज़िकली देखते हैं तो इनके किसी भी प्रोटेस्ट में 200 से ज़्यादा लोग नहीं होते, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, चाहे वो वाशिंगटन में हो। तो क्या कहेंगे कि ये एक खला है, एक बलून टाइप का है जो कि दुनिया को दिखाने के लिए और अपने कारकुनान को दिखाने के लिए कुछ और है, लेकिन इसके ज़मीनी हक़ाइक़ शायद वो नहीं है, जो नज़र आते हैं। देखें, इस हवाले से ये जो तक़सीम है ना, ये एक ख़्याल है कि जी बैरून मुल्क रहने वाले जो सारे लोग हैं, वो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मेजॉरिटी उनको सपोर्ट करती है, लेकिन ज़ाहिर है कि दूसरे लोग भी होंगे जो इस हवाले से मुख्तलिफ ख़्यालात रखते हैं। अब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है। फिर ये कि ये जो नंबर्स हैं ना प्रोटेस्ट के, ये नंबर कभी भी इतने बड़े इन मुल्कों में नहीं होंगे क्योंकि लोगों की मुख्तलिफ तरजीहात होती हैं, वो काम करते हैं। फिर मैंने बहुत से लोगों को ये देखा है जो इमरान खान साहब के हक में बात तो करते हैं, उनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे यकीन भी रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि उसको वो इस हद तक प्रोपेगेट करें कि इस मुल्क के अंदर उनके लिए या जहाँ भी वो रहते हैं उनके लिए कोई मसाइल पैदा हो सकें। अभी मैं और आप इकट्ठे ही थे रमज़ान से पहले जो व्हाइट हाउस के सामने मुज़ाहरा किया था पीटीआई ने उसमें, और मैं उसमें देख रहा था कि उसमें जो बाइडेन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड लू के खिलाफ ना कोई नारा लगा, ना कोई जो है वो वहां पर कोई इस तरह की तकरीर हुई,
ना अमेरिका मुखालिफ जो है वो कोई बैनर्स मुझे वहां पे नजर आए। सो ये लोग बड़े केयरफुल हैं इस हवाले से, क्योंकि अगर इस तरह की कोई बात होगी तो जो ये शौकत खानम के लिए या पीटीआई के लिए यहाँ से फंडिंग होती है सबसे पहले उस पर जरब आएगी। अब डॉक्टरों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगेन उसमें भी पॉकेट्स होंगी जो मुख्तलिफ ख्यालात रखती होंगी। तो आपने ठीक इशारा किया था कि यहाँ जो लोग अमेरिका के सिस्टम को नहीं समझते ना पाकिस्तान में, वो ये एक सेनेटर की या एक कांग्रेसमैन की स्टेटमेंट आई और वो उसकी बुनियाद पर कहते हैं कि जी देखें ये तो अब अमेरिका जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि यहाँ पर अगर आप थोड़े से इन्फ्लुएंशियल हैं, आपने चंद दोस्तों को मिला के एक फंड रेजिंग डिनर कर लिया है अपने कांग्रेसमैन के लिए या सेनेटर के लिए, कुछ पैसे उसके लिए इकट्ठे कर लिए हैं, तो वो आ जाएगा और आपके कहने पे वो कोई बयान भी दे देगा। अब उसके बाद फिर ये होता है ना कि जब उस बयान पर पीटीआई अपनी मर्जी की स्पिन देना शुरू करती है तो फिर इस तरह के वाकयात आते हैं जो ब्रैड शर्मन को फिर वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देकर उससे पीछे हटना पड़ा और उन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से बात जरूर हुई है लेकिन मैंने कोई उनकी हिमायत नहीं की, बल्कि मैं तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर खुद जो है वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी आवाज उठाता रहा हूं। सो ये वो बात है जो शायद फिर लोगों को या समझ नहीं आती या फिर वो उसको पसंद नहीं करते इतना। लेकिन ये बेसिकली ये सब जो है ना वो एक नैरेटिव वॉर का हिस्सा है जो इमरान खान साहब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उसमें ज़ल्म खलीलजाद हो चाहे कुछ और हो। यहाँ पे बड़े बड़े जो उनके हामी हैं वो डोनर्स हैं इनके। फिर जब आप अपने सेनेटर को या कांग्रेसमैन से रब्ता करते हैं तो उनको उसका कोई ना कोई जवाब देना पड़ता है। बड़े चालाकी से पीटीआई कोशिश ये कर रही है कि वो इस पूरे मामले को ना पाकिस्तान में सियासी की बजाय एक ह्यूमन राइट्स का मामला बनाकर पेश करें इन लोगों के सामने, लेकिन वो कली ज्यादा देर जो है ना वो रह नहीं सकेगी, वो खुल जाएगी इवेंचुअली। और लोगों को भी यहाँ पे पता है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं और इस सिस्टम को जानते हैं, कि इसका कोई इफेक्ट अमेरिकी हुकूमत की पॉलिसी पर नहीं होता। और फर्ज करें कि अगर होता भी हो तो एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जी मैंने कौम को हकीकी आज़ादी दिलानी है, कौम को अमेरिकी गुलामी से निजात दिलानी है, और उस निजात दिलाने के लिए आप जो दरखास्तें हैं वो बार बार फिर उसी अमेरिकी हुकूमत से कर रहे हैं और उनके जिम्मेदारान से कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है जिसका एहसास अगर पीटीआई के अपने लोगों को नहीं होता तो कम से कम उनसे इस बारे में सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल उवैस साहब, अभी हम जमातों के ही लड़ाइयों से फारिग नहीं हुए थे कि हमने मजहबी शिद्दत पसंदी एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर देखी। और एक चीनी शहरी के साथ जो हुआ वो आपको पता है कि नमाज को देर से आने के बाद तल्ख कलामी शुरू हुई और उसके बाद चीनी लोगों का प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद उस साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा एक मोहतरमा है, उन्होंने कोई बयान दिया और उसके बाद जो है फिर एक जबरदस्त किस्म की शिद्दत पसंदी देखने के लोगों को अपने इस्लाम का खतरा लग गया। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात है कि जी जब आप कुछ ज्यादा ही इस्लाम के उसमें चले आते हैं तो शायद हो सकता है कि आपका दिमाग का भी थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो वो भी देख लिया जाए। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है वो इसी तरीके की ब्लास्मी और ये सब बातें कर रहा हो। क्या कहेंगे, पाकिस्तान को इस मामले में सीरियस नोट मतलब सीरियस फैसले करने पड़ेंगे, वरना इस तरह तो एक अभी आपको याद होगा कि एक मौलवी इंजीनियर अली मिर्जा के ऊपर फतवा लगा दिया गया था और टीवी पे आके सोशल मीडिया पे आके उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए दूंगा जिसने इसको मारा। तो इस तरह की चीजें एकदम हमने रमजानों के दिनों में देखी। क्या कहेंगे अब, मतलब हर तरफ से पाकिस्तान को जो है ना वो शिद्दत पसंदों ने जकड़ा हुआ है। देखें, ये एक बड़ा अलबनाक वाकया है और एक वाकया नहीं है, ऐसे वाकयात का तसलसल है। और मैं तो ये कहता रहता हूँ कि हम जब ये कहते हैं कि दुनिया हमें संजीदा नहीं लेती, हमारे साथ कारोबार नहीं करती, हमारा टूरिज्म नहीं बढ़ता, तो फिर हम भूल जाते हैं कि इस तरह के कितने वाकयात ऐसे हैं जो हमारे यहाँ हुए हैं। हमने अपनी माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक किया, ब्लास्फेमी को के कानून का गलत इस्तेमाल करके। अब हम जो हैं वो
गैर मुल्की शहरियों के पीछे पड़ गए हैं जो हमारे मुल्क में आके काम कर रहे हैं। कुछ इमरान खान साहब के दौर में जो है वो एक श्रीलंकन शहरी की आपको पता होगा कि इसी तरह जो है वो जान ले ली गई थी सियालकोट में। अब ये एक चीनी शहरी के पीछे पड़ गए हैं। अगर आप डेटा निकाल के देखें ना, तो जब से ये कानून बना है ज़ियाउल हक के दौर में, तो इस तरह के वाक़यात एक्चुअली बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इसका गलत इस्तेमाल हम कर सकते हैं और उसके बाद हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। जब ये कानून नहीं था तो उससे पहले तक क्या इस तरह के वाक़यात नहीं होते थे, और अगर होते थे तो कोई इस पे उतना वावेला नहीं करता था। इस कानून को फिर ये जो हमारी सो कॉल्ड मज़हबी जमातें हैं और सियासी जमातें हैं, इन्होंने भी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे यहाँ जो है वो सेक्टेरियन बुनियादों पर तकसीम है, उस तकसीम की वजह से आपस में बेबहा नफरत है। लोग जो हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तालीम का जो है वो रुझान नहीं है कि आप चीज़ों को खुद पढ़ने और समझने की कोशिश करें। उसके नतीजे में ये मसाइल इस जगह पर पहुंच गए हैं कि अब जो है वो इवन हमारे जिम्मेदार इदारे जो हैं, मतलब हुकूमत के इदारे, लॉ एनफोर्समेंट, ये सब जो हैं, ये भी डरना शुरू हो गए हैं इस तरह के वाक़यात से। अब आप ये देखें ना, मतलब मैं तो ये मिसाल देता हूँ कि जब सलमान तासीर का कत्ल हुआ तो उसके बाद एक्चुअली उस वक़्त की हुकूमत को अपनी पोज़ीशन से पीछे हटना पड़ा, ये साबित करने के लिए कि नहीं, हमारा इस सलमान तासीर से कोई उस तरह का ताल्लुक नहीं था। जनरल कमर जावेद बाजवा जब आर्मी चीफ बने तो उनके खिलाफ जो मुहिम एक चलाई गई कि उनका ताल्लुक शायद किसी ऐसे फिरके से है या शायद वो मुसलमान नहीं है, तो उनको वो साबित करने के लिए उम्रा करना पड़ा, उसकी तस्वीरें छपवानी पड़ी और अपने जो घर है उसके अंदर एक मिलाद करवा कर उसकी तशहीर करनी पड़ी। तो जब इस तरह के मामलात इन लोगों के साथ होंगे तो मैं और आप किस गिनती कतार में हैं, या आम लोग किस गिनती कतार में हैं? आज किसी को पता हो ना कि मैं गलत इल्जाम लगाऊंगा और उसके नतीजे में मेरी अपनी गर्दन जो है वो पकड़ी जाएगी और मैं खुद शिकंजे में आऊंगा, तो आप देखें कि कितना ये वाकयात जो हैं ये किस तरह कम हो जाते हैं। ये सिर्फ हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ है और मजहब का गलत इस्तेमाल है, उसका शाखसाना है जो आपको बार बार देखने में आता है। तो मुझे तो मतलब मेरा अपना एक वो है कि इसमें एक और तब्दीली करनी चाहिए कि अगर साबित नहीं हुआ तो वो जो सजा है वो दूसरे को मिलेगी या उससे थोड़ी सी कम सजा कर दें, लेकिन एक्चुअली सजा ये और जजा का एक्चुअली निजाम ये जो है वो कानून दोनों को ये तरफ होना कानून के चाहिए। अंदर है जरूर, लेकिन इस पर कोई नहीं होता। अच्छा। अच्छा, वैसे साहब अब आखिरी सवाल ये है कि अमेरिका के अंदर हमने देखा कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक फायरिंग के वाक़यात जो है, गन कंट्रोल के बारे में जो है बड़ी डिस्कस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पे भी जो शुरू हो गई है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर पूरे-पूरे प्रोग्राम इसके बारे में किए जा रहे हैं। लेकिन जो फायरिंग के वाक़यात हैं वो कम नहीं हो रहे, मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। स्कूलों में भी हुए, शॉपिंग सेंटर में भी हुए। कुछ जगह हमने देखा कि जो मस्जिदों वगैरह में भी इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या तज्ज़िया है कि आने वाले दिनों में आप गन कंट्रोल को देख रहे हैं कि कम से कम थोड़ा बहुत लॉज़ चेंज होंगे या आइन के हवाले से जो है उनको स्टिल फ्रीडम जो है, जो मिल रहा है वही मिलता रहेगा? आपकी क्या राय है? देखें, ये मेरी ज़ाती राय में तो बिल्कुल ये गन कंट्रोल होना चाहिए, बैकग्राउंड चेक्स होने चाहिए। इतना आसानी से, इतना फ्रीली जो असला अवेलेबल है, कोई भी जाके खरीद सकता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये होगा नहीं, और उसकी वजह ये है कि ये इशू अब पॉलिटिकल बन गया हुआ है और बड़ी शार्प पॉलिटिकल डिवीजन है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान गन कंट्रोल के मामले पे। रिपब्लिकन्स इसको जो है वो अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन तमाम रियासतों में, मसलन ये जो साउथ की रियासतें हैं, फ्लोरिडा या टेक्सास जैसे जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पे बड़ा फख्र किया जाता है इस बात पर कि जी लोग गन्स को ओन करते हैं। रूरल इलाके ज्यादा हैं, वहाँ भी यही रिवाज है। वहाँ पर इसको रिपब्लिकन पार्टी अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल करती है। अभी हाल ही में आपने देखा है कि ये जो एनआरए है, नेशनल राइफल्स जी। एसोसिएशन, उसका एक बड़ा
बहुत बड़ा एक जो है वो इज्तिमा हुआ है जहाँ पे तकरीरें की गई हैं, उनकी लॉबिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है वॉशिंगटन डीसी में। वो लाखों डॉलर जो है वो हर साल इस पर खर्च करते हैं। उसके नतीजे में हुकूमत को बैकफुट पर जाना पड़ता है क्योंकि इस वक्त खास तौर पर जो नंबर्स हैं कैपिटल हिल पर, चाहे वो कांग्रेस हो या जो है सेनेट हो, वो इतने मवाफिक नहीं है इस तरह की लेजिस्लेशन के लिए। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ करना भी चाहे तो उसके नतीजे में फिर इस तरह के वाकयात आपको पै दर पै देखने में आते हैं, स्कूलों के अंदर, शॉपिंग सेंटर्स के अंदर, आम जिंदगी में। अभी आज ही मैं देख रहा था एक ऐसा वाकया हुआ है कि एक बच्चे को जो अफ्रीकन अमेरिकन बच्चा था, उसको किसी घर की बेल गलत बजाने पर, उसने गलती से बजा दी, शरारत भी नहीं की थी, घर के अंदर से किसी ने गोली मार दी और उसकी जान चली गई। मतलब ये इस तरह के वाकयात इतने हो चुके हैं, हर दफा मुज़म्मतों का सिलसिला चलता है, उस पर बयानात आते हैं, अज़म का इजहार होता है कि जी आइंदा इस तरह की चीज नहीं होने देंगे। मीडिया कवरेज कुछ रहती है, उसके बाद मामला जो है वो उसी तरह से चल पड़ते हैं। अभी पिछले हफ्ते जिस इदारे में मैं काम करता हूँ, वहां पर इस तरह की एक जो है वो एक्टिव शूटर अलर्ट हो गया था, जिसके बाद एक पैनिक की सूरत हाल थी स्टूडेंट्स के अंदर भी और स्टाफ के अंदर भी। काफी देर वो मामला चलता रहा, उसके बाद पता चला कि जी वो सिर्फ होक्स कॉल थी। और उस दिन फिर टेक्सास के अंदर बहुत सारे और इदारों में भी इस तरह की होक्स कॉल्स की गई। यानी अब ये जो मामला है ये प्रैक्टिकली तो जो हो रहा है, इसको पैनिक फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई हल इस वक्त मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, बस मैं नाज़िम प्रोग्राम क्लोज़ करूँगा। एक ट्रम्प ने एक दफ़ा कहा था कि टीचरों को जो है वो हम वेपन दे देंगे। तो वो मैं आप ये एनआरए में भी वो कन्वेंशन में वो तजवीज़ दोहराई गई है और वो मैं देख रहा था, वो किसी ने उसका सिंपल मैथ किया था कि हर स्कूल के अंदर अगर आप 2 टीचर्स को हथियार देना चाहें और उन्हें इस हवाले से ट्रेन करना चाहें, और कितने स्कूल हैं अमेरिका के अंदर, तो कोई 119 अरब डॉलर का सालाना इजाफी जो खर्चा है वो बनता है। वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है। ये बड़ी अजीब सी बात है। वो एक फारसी का शेर है कि संगो खिश्त मुकैयद है और सग आजाद, यानी कुत्ते आजाद कर रहे हैं और पत्थर जो हैं उनको आपने बांध के रखा हुआ। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम में बस इतना ही। इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington.